नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम सभी प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत संविधान एवं लोकतंत्र के एक महत्वपूर्ण जो प्रस्तावना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसी के साथ हम मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों के बारे में पूर्ण रूप से विस्तार रूप से अध्ययन करवाएंगे, जो कि एक व्यवहारिक तौर तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें आप लंबे समय तक कभी नहीं भूलोगे। इस प्रकार हम एक एग्जाम्पल के जरिए और बीच बीच में हम जो एमसीक्यू क्वेश्चंस वो भी हम बताएंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान का परिचय एवं प्रस्तावना। देखिए, पूर्व जो वीडियो नंबर 1 हम जारी कर चुके हैं, जिसमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से पढ़ाया गया है। और अगला जो वीडियो है हम ये प्रस्तावना को लेकर आए। तो देखिए, इसमें हम आपको प्रस्तावना के साथ साथ प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करवाएंगे। तो देखिए, ये शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। देखिए, सबसे पहले पढ़ने से पहले देखिए हम ये जानना जरूरी है कि सरकार क्या होती है, यानी कि सरकार से क्या अभिप्राय है। सरकार यानी कि एक तो होती है संघ सरकार, जो कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी हम उसको कह सकते हैं, जो कि केंद्र में होती है। यानी कि जैसे हम दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री है, वह संघ सरकार के अधीन आते हैं। वही अगर हम अलग अलग राज्यों की अगर बात करें तो जैसे हमारे राज्यों में जो होती है राज्य सरकार होती है, जिसका जो राष्ट्राध्यक्ष कह सकते हैं या प्रमुख जो होता है वो शासनाध्यक्ष का प्रमुख होता है। तो केंद्र के अगर बात करें तो उसमें प्रधानमंत्री होता है। वही अगर हम बात करें हमारे राज्य सरकारों की बात करें तो उसमें जो है मुख्यमंत्री प्रमुख होता है। देखिए, संघ सरकार के अंतर्गत जो आने वाले जैसे राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और मंत्रिपरिषद कह दो या मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद इसमें प्रमुख रूप से होती है, जो कि कार्यपालिका के प्रमुख अंग होते हैं। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत केवल मंत्री आते हैं, जबकि मंत्रिमंडल के अंदर जो एक होता है मंत्री जो मंडल होता है उसके अंदर सिर्फ कैबिनेट मंत्री होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दो महत्वपूर्ण अंतर है इनमें, ये भी आप समझे। अब जैसे हमारी जो ये तो हो गई हमारी संघ सरकार, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, पीएम और मंत्रिपरिषद आते हैं। वही अगर हम बात करें जिस प्रकार राज्य सरकार की, तो आगे हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार राज्य सरकार के अंतर्गत जो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और विधानसभा आती हैं। अब हम देखते हैं कि ये संसद जो होती है वह केंद्र में होती है और एक सर्वोच्च न्यायपालिका होती है। तो इस प्रकार जो है हम एक ओवरव्यू पढ़ते हैं सबसे पहले कि क्या क्या सरकार के अधीन आते हैं। देखिए, अब इसमें से क्वेश्चन किस प्रकार बनता है, जैसे भारत में किसका शासन है। अगर हम देखें तो जनता का, बीजेपी का या विधि का या एनडीए का। तो हमें देखिए विधि का शासन, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें जो है वह राइट करना होगा कि विधि का शासन है, क्योंकि विधि यानी कि संविधान का शासन है। इस प्रकार हमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग राइट करना होगा। दूसरा देखते हैं कि संविधान क्या होता है। अब देखिए, संविधान क्या होता है, तो संविधान जो होता है किसी भी देश के कानून और नियमों का एक संग्रह होता है, जिसे संविधान या विधि कहते हैं। अब संविधान जो होता है वह शासन व्यवस्था का संचालन करता है, यानी कि विधि जो होती है किसी शासन की, उसी के अनुसार हम जो शासन का संचालन करते हैं। विधि विधान द्वारा जो स्थापित जो कानून और नियम बनाए जाते हैं उसी को हम संविधान कहते हैं। अब शासन व्यवस्था का संचालन किस प्रकार होता है, तो संस्था द्वारा होता है। अब ये संस्था कौन सी होती है, जैसे मान लो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, जो निर्वाचित होकर चुनी हुई सरकार, हम जो इलेक्टेड करते हैं वो सरकार जो आती है और हमारे जो संविधान है उसको रेगुलेट करने का कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, जैसे कि किसी गाड़ी का अगर संचालन करना हो तो वह गाड़ी क्या होगी, उसका शासन होगी कि हम एक गाड़ी का संचालन, हम देखिए किसी गाड़ी में हम तेल डालकर या पेट्रोल डालकर और उसके ड्राइवर द्वारा चलाई जाती है। कहने का अर्थ है कि कोई गाड़ी है उसको हम तेल डालकर और ड्राइवर के द्वारा हम उस गाड़ी को चलाया जाता है। तो यहाँ गाड़ी से अभिप्राय होता है कि कोई भी शासन, और उसको
कैसे चलाएंगे, तो जितना ज़्यादा तेल डालेंगे उसमें तो गाड़ी इतनी ज़्यादा भागेगी। तो उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान को जितना ज़्यादा हम रेगुलेट करेंगे, जितना ज़्यादा संविधान के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अधीन रहते हुए काम किया जाएगा, तो उसी प्रकार जो ड्राइवर उसको चलाएगा। अब ड्राइवर क्या होती है, सरकार, एक जो सरकार होती है एक ड्राइवर का काम करती है, और ड्राइवर हमेशा चेंज होता रहता है, यानी कि प्रत्येक 5 साल के अधीन जो सरकार वह होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसी प्रकार हम एक एग्जाम्पल के जरिए अपन समझते हैं इसको। अब देखिए हम देखते हैं कि सरकार के अंग, देखिए अब हम देखते हैं कि सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं। जैसे सरकार के अंग होते हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका जिसे हम विधायिका भी कहते हैं, और एक न्यायपालिका। तो ये प्रमुख सरकार के अंग होते हैं, इम्पोर्टेंट है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका या विधायिका भी इसको कहते हैं, न्यायपालिका। अब देखिए कार्यपालिका जो होती है, आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे, लेकिन हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं इसका एक बार। जैसे कानूनों को लागू करने का कार्य करती है, जिसमें प्रशासनिक कार्य भी आते हैं। और कार्यपालिका हम देखा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद प्रमुख रूप से इसके अंतर्गत आते हैं। वही अगर हम बात करें कि व्यवस्थापिका के अधीन नए कानूनों का निर्माण किया जाता है, विधि निर्माण करने की प्रक्रिया इसमें अपनाई जाती है, और विधि कार्य जो संवैधानिक तौर पर होते हैं। और व्यवस्थापिका की बात करें तो संसद, केंद्र में संसद, और राज्य में देखें तो जो होती है राज्य विधानसभा होती है, विधानमंडल होती है। तो इस प्रकार अब न्यायपालिका का क्या कार्य होता है। न्यायपालिका नए कानून की समीक्षा जांच संविधान के अनुसार है कि नहीं। जैसे न्यायपालिका जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट हो गई। तो देखिए कार्यपालिका ये तो होती है कानून कानून सबसे पहले कानून का निर्माण कहाँ किया जाएगा, व्यवस्थापिका के अंतर्गत। जैसे संविधान है, ये संविधान है भारतीय, इसमें कानून का निर्माण किया जाएगा, और इसमें पक्ष विपक्ष सभी जो सम्मिलित होते हैं। जैसे इसके अंतर्गत जो सरकार बनती है वह सरकार विधेयक लेके आती है, फिर उसके अंतर्गत पक्ष विपक्ष बैठकर प्रस्ताव पर संशोधित होता है, प्रस्ताव पर पारित किया जाता है। विधेयक सबसे पहले प्रस्ताव लाया जाता है, फिर वो उसको विधेयक लाया जाता है सबसे पहले, फिर उसके अंदर पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर सहमति से प्रस्ताव पारित करते हैं। उसके बाद में कानून बनता है, वो जब राष्ट्रपति साइन होते हैं तब वह कानून बन जाता है। तो वह कानून जो बनता है, जो नियम बनते हैं, वो फिर कार्यपालिका यानी कि जो होती है उसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि प्रशासनिक कार्य के द्वारा यह कार्य को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब जो नियम कायदे बने वह संविधान के अकॉर्डिंग बने या नहीं बने, इसका जो समीक्षा कौन करेगी, तो ये न्यायपालिका करेगी। अगर जो कानून बना है वह कानून अगर संविधान के अनुरूप नहीं है, या विधि विधान द्वारा किसी के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और संविधान के अनुसार नहीं है, तो वह उस न्यायपालिका उसको संविधान को, उस कानून को रिजेक्ट भी कर सकती है। तो इस प्रकार जो है वह जो सरकार के अंग होते हैं वह विभिन्न प्रकार के अलग अलग रूप से कार्य करते हैं, लेकिन एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करते हैं, इसलिए इनको संघात्मक शासन व्यवस्था भी कहा गया है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। देखिए आप देखते हैं कि गवर्नमेंट का फॉर्मेट यानी कि स्ट्रक्चर कैसे होती है। गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर देखिए, यानी कि सरकार की संरचना की बात अगर हम करें तो देखिए सरकार की बात करें तो सबसे पहले संघ सरकार आती है, फिर सरकार के 3 अंग हमने पढ़े हैं, और राज्य सरकार होती है। देखिए केंद्र सरकार होती है, जिसको संघ सरकार भी कहते हैं, वो केंद्र में होती है। जैसे दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है, जबकि हमारे राजस्थान पूछो या मध्य प्रदेश, एमपी, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, सब में जो है राज्य सरकार कार्य करती है। तो उसी प्रकार जो संघ सरकार के जो प्रमुख होता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आता है, और उसी प्रकार राज्य में देखें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद होते हैं। अब देखिए जो कार्यपालिका कानून बनाने का कार्य करती है, जैसे प्रशासनिक कार्य वगैरह होते हैं, और व्यवस्थापिका कानून का निर्माण का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो है कानून की समीक्षा जांच करेगी। ये तीनों इनमें भी लागू होते और इनमें भी लागू होते। यानी कि कार्यपालिका के अंतर्गत अगर हम देखें तो केंद्र के अंतर्गत बात करें तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आता है, जबकि राज्य की बात करें तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद जो है कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। अब देखिए हम एक तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए संसद, अब हम देखते हैं कि जो संसद कानून का निर्माण बना यानी कि कानून का निर्माण करती है, जो केंद्र में होती है। जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो संसद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार हमारे राज्यों में अगर बात करें तो राज्य विधानमंडल होता है, विधानसभा होता है, जो कि विधानसभा, विधान परिषद या राज्यपाल के द्वारा मिलकर बनता है। इनके अंदर कानून का निर्माण होता है, और
जो है उसी के अंदर केंद्र के अंतर्गत यहाँ कानून का निर्माण होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि यहाँ सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ जो सर्वोच्च होती है वो सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय होती है, जबकि यहाँ राज्यों में देखिए तो हाई कोर्ट होता है। कानून की समीक्षा करने वाला जो होता है राजस्थान हाई कोर्ट होता है या मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इस प्रकार हम अनेक राज्यों के बारे में अलग अलग हाई कोर्ट कार्य करते हैं। अब देखिए भारत का संविधान। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं भारत का संविधान। क्या है भारत का संविधान? किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालन करने वाले नियम एवं कानूनों यानी कि विधि के संग्रह को हम संविधान कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधि के संग्रह को भी हम संविधान कहते हैं। यानी कि किसी देश की शासन व्यवस्था को किस प्रकार एग्जीक्यूट करना है, किस प्रकार चलाना है हमें, वही उस देश का संविधान कहलाता है। जैसे जैसे हम एक एग्जाम्पल के समझते हैं कि हम अगर कहीं पर रह रहे, जैसे हमारा परिवार है, हम रहते, तो जैसे हमें नियम बने रहते हैं कि हमें परिवार में कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें वो कार्य करने हैं, वो कार्य करना है, और एक जो नियम निर्देश होते हैं उसके अधीन रहते हुए हमें पिताजी का निर्देश दिशा निर्देश होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें रहकर कार्य करने होते हैं। तो उसी प्रकार हमें हमारा जो देश है भारत, उसमें भी हमें जो कोई भी कार्य का संचालन करना है या कोई भी जो किस प्रकार जो व्यवस्था बनानी है, वह सभी एक कानून के जरिए होती है। और जो कानून होता है, जो संविधान होता है, वही सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि होता है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि किसी देश की शासन व्यवस्था का संचालन करने वाली संस्था को सरकार कहते हैं। अब जो शासन है उसका संचालन कौन करेगी? तो सरकार करेगी, और सरकार हर 5 साल में सरकार इलेक्टेड होते आती है, क्योंकि भारत जो है वह लोकतंत्रात्मक देश है। तो उसके अंतर्गत जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, और इस प्रकार जो सरकार के द्वारा जो है विधि का संचालन यानी कि शासन का संचालन एक संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान का संचालन किया जाता है। तो सरकार के 3 अंग हमने पढ़े, 3 अंग प्रमुख होते हैं जो ऊपर दर्शाए गए, बिल्कुल दर्शाए गए हमने पढ़े हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। देखिए हम साथ में क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे ताकि हमें पता चले कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो देखिए यही क्वेश्चन बनता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था है, संसदीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, या सभी है। तो देखिए यहाँ हमें राइट करना है सभी। क्यों राइट करना है? कि देखिए लोकतंत्र का जो उल्लेख संविधान में है, लेकिन संसदीय शासन और संघात्मक शासन का उल्लेख नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों कार्य विभाजन अलग अलग होते हैं उनके, लेकिन एक सम्मिलित रूप से कार्य करती है। तो इसी कारण उसको संसदीय शासन व्यवस्था या संघात्मक शासन व्यवस्था भी हम कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन यही ऐसे बन सकता है कि जैसे शासन व्यवस्था है तो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है, या अध्यक्षीय है, या एकतंत्रात्मक है। तो इनमें से हमें ऑप्शन चुनना होगा कोई नहीं, क्योंकि हमें हमारे जो भारत में एक गणतंत्री शासन व्यवस्था है, यानी लोकतंत्र व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था है, या संघात्मक व्यवस्था है। जबकि अन्य देशों जैसे यूएसए देख लो, तो यूएसए में यानी अमेरिका में राजतंत्र, जैसे पहले लंदन में थी राजतंत्र व्यवस्था थी, यानी किसी एक ही राज्य का शासन जो निरंकुश होता है। और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे कि यूएसए के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। जबकि हमारे जो भारत में है वह लोकतंत्र शासन व्यवस्था है। तो अब देखते हैं कि हम भारत का संविधान में उल्लेख है, जबकि संसदीय एवं संघात्मक व्यवस्था का संविधान में उल्लेख नहीं है। ये बात हम पूर्व कथन कर चुके हैं इस बात को। लेकिन देखिए ये इसका इम्पोर्टेंट है कि इसी प्रकार के कथन और कारण में क्वेश्चन बन सकते हैं कि लोकतंत्र का संविधान में उल्लेख तो है, भारत के संविधान में लोकतंत्र का तो उल्लेख है, लेकिन जबकि संसदीय एवं संघात्मक व्यवस्था का उल्लेख संविधान में नहीं है, फिर भी हम संसदीय या संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं कि तीनों व्यवस्थाओं के आधार पर विभाजन अलग अलग होने के कारण तीनों व्यवस्थाएं एक साथ कार्य करती है। कौन? कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। तीनों व्यवस्थाओं के आधार का विभाजन अलग अलग, कार्यों का विभाजन अलग अलग है। जैसे कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों तो आपको रटने कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो ये तीनों जो कार्य के आधार पर अलग अलग कार्य करती है, लेकिन एक साथ कार्य करती है। जैसे व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करेगी, फिर कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करेगी, लागू करेगी, और संविधान संशोधन या कानून जो संविधान के अकॉर्डिंग है कि नहीं उसका समीक्षा कौन करेगी? संविधान करेगी, यानी कि न्यायपालिका करेगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि तीनों के कार्य तो अलग अलग है, लेकिन तीनों एक साथ कार्य करती है। इसी कारण इसको संघात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं हम। अब देखिए जो लोकतंत्र व्यवस्था या राजतंत्र व्यवस्था क्या होती है, हम समझते हैं जैसे जनता के भागीदारी के आधार पर
लोकतंत्र व्यवस्था, यानी कि अगर जो किसी शासन में जनता की अगर भागीदारी है तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी। जैसे हमारे भारत के अंदर जनता के द्वारा हम सरकार चुनते हैं तो जनता की भागीदारी होती है, जनता सर्वोपरि होती है, तो वह लोकतांत्रिक व्यवस्था है। उसी प्रकार अगर जनता की भागीदारी नहीं है तो वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था, यानी कि राजतंत्र व्यवस्था किसी एक राज्य की व्यवस्था जो कि प्राचीन समय में होती थी, जिसमें सिर्फ जनता का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता था, जनता किसी को इलेक्टेड नहीं करती थी, सिर्फ राजा ही लंबे समय तक शासन करता था और उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत शासन करती थी। तो उस समय जो जनता की भागीदारी नहीं होती थी, तो इस प्रकार की जो राज्य व्यवस्था को हम राजतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था कहते हैं, जबकि उसमें अगर जनता की भागीदारी है तो उसको हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। तो देखिए, लोकतंत्र का मुख्य आधार अर्थात सफलता असफलता, लोकतंत्र का जो मूल आधार मतलब कि सफलता या असफलता का प्रतीक किस प्रकार है, देखते हैं कि लोकतंत्र कब सफल होता है। यदि लोकतंत्र अधिक से अधिक सफलता कब प्राप्त कर, सफलता का प्रतीक अधिक से अधिक लोकतंत्र होगा तो वह सफलता का प्रतीक है, जबकि कम से कम सफलता होने पर लोकतंत्र विफलता का प्रतीक माना जाएगा। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि मान लो भारत के अंदर कोई चुनाव होता है, तो उस चुनाव में अगर जनता अधिक से अधिक वोट करेगी, मतलब कि जैसे जो हम देखते हैं कि कई चुनाव होते हैं तो जैसे 70% चुनाव हुए, 60% चुनाव हुए या 80% चुनाव हुए, तो इस प्रकार जनता को ये कोई अधिकार नहीं है कि आपको वोट देना ही आपको अधिकार है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार स्वेच्छा से हम वोट करते हैं ताकि लोकतंत्र का पता चल पाए कि लोकतंत्र कहाँ तक सफल हुआ है। यदि हम चुनाव करते हैं, चुनाव में अगर जनता की भागीदारी यानी कि जनता अगर वोट जैसे 30% अगर किसने वो वोट दिया है, सिर्फ 30% जनता ने वोट दिया, इसका मतलब कि वह लोकतंत्र जो लोकतंत्र है वह अव्यवस्था का प्रतीक है, यानी कि सफलता का प्रतीक नहीं माना जाएगा, असफलता का प्रतीक माना जाएगा। क्योंकि लोग जो है लोग जो जनता मानती है कि लोकतंत्र व्यवस्था उचित नहीं है उनके अकॉर्डिंग। यदि अगर 100% चुनाव होते हैं, यानी कि जनता अगर अधिक से अधिक वोट डालती है तो लोकतंत्र सफलता का प्रतीक माना जाएगा। यही बात इन चीज़ों में कही हुई है। तो अब देखिए, ये कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के परस्पर संबंध किस प्रकार है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जैसे परस्पर संबंध किस प्रकार हैं, जैसे कि व्यवस्थापिका एक संसदीय या संघात्मक शासन व्यवस्था है, जैसे कि भारत के अंदर, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका व्यवस्था दोनों मिलकर कार्य करती है तो संबंधित है। अगर संबंधित नहीं है यानी कि अध्यक्ष संबंधित नहीं है यानी अध्यक्ष ही है व्यवस्था है, यानी कि जैसे अमेरिका, उसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग कार्य करती है, दोनों के राइट्स भी अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती, तो ये संबंधित नहीं है। जबकि इसमें संबंधित है, क्योंकि कार्यपालिका व्यवस्थापिका व्यवस्था करेगी और कार्यपालिका उसको एग्जीक्यूट करेगी, यानी संबंधित है। तो इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, संघ और राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर, अब देखिए हमारे भारत के अंदर जो संविधान को शक्ति के रूप में विभाजित किया गया है, जैसे संघ सूची, समवर्ती सूची, इस प्रकार संविधान का राज्यों को हस्तांतरित किया गया, यानी कि विभाजन किया गया, शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसे संविधान का विभाजन किया गया, विभाजन किया यानी संघात्मक शासन व्यवस्था से, यानी कि जो कि यूके से लिया गया, यानी कि लंदन से लिया गया है। मतलब कि आता है कि संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो हमारे ग्रेट ब्रिटेन लंदन से ली गई है। और जैसे संविधान, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे संविधान है उसको, जैसे यूनियन सरकार एक तो केंद्र होती है, उस शक्तियों का विभाजन किया जाता है, केंद्र के नीचे जो राज्य होते हैं उनको शक्तियों का विभाजन किया जाता है, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग सभी सभी राज्य कार्य करते हैं। जैसे यहाँ देखते हैं कि विभाजन क्या है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था है, संविधान, जैसे यूनियन संघ सरकार है, स्टेट सरकार राज्य सरकार है, तो राज्य का अस्तित्व संविधान पर निर्भर होता है कि जो राज्य है वो अपने संविधान के अनुसार भी कार्य करता है। जबकि जो अगर हम इसके विपरीत देखें तो एकात्मक शासन व्यवस्था में जो संघ सरकार से शक्ति प्राप्त होती है, राज्य को शक्ति प्राप्त होती है, तथा राज्यों का जो अस्तित्व है संघ सरकार पर निर्भर करता है। यानी कि यूएसए अमेरिका के अंदर जो फेडरेशन स्टेट कह सकते हैं हम कि जो राज्य है वह संघ सरकार पर निर्भर होते हैं, जबकि हमारे भारत के अधीन देखें तो हम कुछ शक्तियों का विभाजन होता है, जैसे केंद्र के अंतर्गत कुछ कानून अलग बनते हैं, राज्य सरकार भी अपने अनुसार कानून का निर्माण कर सकती है। तो यानी कि कहने का अर्थ है कि जो भारत के अंतर्गत राज्य एक संघों का राज्य है, यानी कि उसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था है कि राज्य के अंतर्गत विभाजन तो है, शक्तियों का विभाजन तो है, लेकिन राज्य कभी भी भारत से अलग नहीं हो सकते हैं, यानी कि समझौतावादी राज्य नहीं है। जबकि जो यूएसए में देखते हैं तो समझौतावादी राज्य, यानी कि राज्य चाहे तो अलग भी हो सकता है, लेकिन यही जो है बात इसमें समझाई हुई है। तो साथियों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको समझ आ रहा होगा। देखिए, अगला देखते हैं हम भारत में शासन व्यवस्थाओं का लोकतंत्रात्मक स्वरूप तथा संसदीय स्वरूप
संज्ञानात्मक स्वरूप पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि भारत में कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है, तो संसदीय स्वरूप और संघात्मक स्वरूप व्यवस्था पाई जाती है, यही लोकतंत्र स्वरूप भी हम कह सकते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि कौन सी शासन व्यवस्था है, तो संसदीय शासन व्यवस्था है, संघात्मक शासन स्वरूप है और लोकतांत्रिक स्वरूप है। यानी कि भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप कौन सा है, तो लोकतंत्रात्मक स्वरूप है, संसदीय स्वरूप है या संघात्मक स्वरूप है। हमें तीनों राइट करना है इस प्रकार। लोकतांत्रिक शासन का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में है। अब लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी, इसका जो उल्लेख कहाँ है, तो संविधान की प्रस्तावना में है। अब देखिए भारत शासन की व्यवस्थाएं, भारत शासन की व्यवस्थाएं पढ़ते हैं हम। देखिए भारत शासन की व्यवस्थाएं, भारत की शासन की व्यवस्था को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। जैसे जनता की भागीदारी के आधार पर शासन व्यवस्था, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था और संघ तथा राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर शासन व्यवस्था। संघ और राज्यों में शक्ति विभाजन के आधार पर जो व्यवस्था होती है, एक कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के परस्पर संबंधों के आधार पर और जनता की भागीदारी के आधार पर जो भारत में 3 प्रकार की प्रमुख से शासन व्यवस्था होती हैं। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना। इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ गया है। अब हम पढ़ते हैं प्रस्तावना कि संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है। जैसे जैसे प्रस्तावना, अब प्रस्तावना क्या होती है, जैसे संविधान सभा का गठन, सबसे पहले संविधान सभा का गठन पढ़ते हैं कि जो उद्देश्यों का निर्धारण होता है संविधान की प्रस्तावना में, संविधान का उद्देश्यों का निर्धारण होता है। और सबसे पहले देखिए कैबिनेट मिशन 1976 में, 24 मार्च 1976 में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। तो अब संविधान सभा की जो प्रथम बैठक, ये हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, लेकिन और हम पढ़ लेते हैं इसको और भी अच्छे। हमारे जो नोट्स है वो इम्पोर्टेंट नोट्स है जो कि हम एक बार में भी हमें याद हो जाने चाहिए। देखिए जो 9 दिसंबर 1946 को हम जानते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को चुन लिया गया था। देखिए ठीक उसके बाद में 11 दिसंबर की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। उसके बाद में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव जो था वह प्रस्तावना कहलाता है। और उस समय यह पारित नहीं किया गया था, उसके एक साल बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर लिया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, या राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब चुन लिया गया, या जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया, या फिर पूछ सकता है कि आपसे कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। और ये क्वेश्चन बने आए हुए हर एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं। अब संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख प्रस्तावना में है। यानी कि हम जो प्रस्तावना पढ़ने जा रहे हैं, जो उसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, तो संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है। जिसे हम प्रतिबिंब या नीलपत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या प्रस्तावना। अब प्रस्तावना, जैसे इसके कुछ फैक्ट है जो हम जानते हैं। संविधान प्रस्तावना है जो है संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भार्गव और नेहरू ने जो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। देखिए साथियों कि भारत की संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा, तो भार्गव तथा नेहरू ने इसको कहा है। और संविधान का अंग है या नहीं, यह आप देखिए कुछ विवाद भी चले। अब प्रस्तावना को लेकर कुछ विवाद चले कि किस प्रकार के विवाद चले। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रस्तावना क्या होती है, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य बनाने के इस प्रकार की जो प्रस्तावना है, वह प्रस्तावना पूर्ण रूप से जो आपको आगे जो वीडियो में मैं बताऊंगा। इससे पहले अगर आपको बेसिकली मैं जो ये उद्देशिका के बारे में अगर बात करें, तो जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इस प्रकार की जो प्रस्तावना है, यह हमारे भारत संविधान की प्रस्तावना है। तो देखते हैं हम कि इस प्रस्तावना को जो है में कुछ विवाद बने, प्रारंभ में कुछ विवाद बने, और जो विवाद बने वो इस प्रकार है। जैसे
संविधान को प्रस्तावना का अंग नहीं माना गया। 1960 के जो विवाद हुआ उसमें संविधान को जो प्रस्तावना है संविधान की उसको अंग नहीं माना गया संविधान का। उसी प्रकार 1960 में विरोधवाद विवाद में भाग नहीं माना गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर दूसरा वाद देखिए तो 1967 में गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्यवाद, जिसमें इसको संविधान को आत्मा कहा है, संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा कहा गया है। जबकि 1973 में केशवानंद भारतीवाद जो सबसे बड़ा वाद है, जिसमें जो प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया गया था। देखिए, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचा क्या होगा यह न्यायालय परिभाषित करेगा। यह एक गत्यात्मक अवधारणा है। कहने का अर्थ ये कि जो बेरोड़ीवाद जो केशवानंदवाद हुआ था, ये देखिए जो 1973 केशवानंद भारतीवाद हुआ था, उसमें भारत में संविधान संशोधन में प्रस्तावना भारत की संविधान की प्रस्तावना को अंग तो मान लिया गया, लेकिन इसमें ये भी कहा गया कि संविधान भारत में संविधान संशोधन करती है, संसद की प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें जो संविधान संशोधन तो हो सकता है, लेकिन मूल ढांचे में कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब ये मूल ढांचा क्या होगा यह न्यायालय निर्धारित करेगी। यह न्यायालय परिभाषित करेगा कि यह एक गत्यात्मक अवधारणा, यानी कि गत्यात्मक अवधारणा से अभिप्राय है कि जो अवधारणाएं वह चेंज होती रहती हैं। न्यायालय के समीक्षा करने के अनुसार जो नियम कायदे बदलते रहते हैं कि तो इस प्रकार गत्यात्मक अवधारणा है। उसी प्रकार देखिए एक वाद और आता है एसारवाद बम्बैयावाद। एसार बम्बैयावाद संघवाद 1994 में ये वाद आया था और इसमें प्रस्तावना को उद्देश्यों के मूल ढांचे आते हैं, यानी प्रस्तावना जो है वह मूल ढांचे में आते हैं, यानी कि जो प्रस्तावना है वह मूल ढांचे के अंतर्गत आती है, ऐसा कहा गया था एसार बम्बैयावाद में। इसी प्रकार उल्लेखित उद्देश्य जो लिखे गए हैं उन्हें परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार के वाद में जब ये वाद आया था इसमें इस प्रकार कहा गया था कि जो मूल ढांचे है उसमें हम परिवर्तित नहीं कर सकते, लेकिन उसको कुछ बढ़ा जरूर सकते हैं हम। प्रस्तावना जैसे अभिनंग मान लिया गया इसमें और मूल ढांचा मान लिया गया एसार बम्बैयावाद में के तहत। अब देखिए कुछ BR यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने जो अनुच्छेद 22 को संवैधानिक उपचारों की आत्मा कहा है, वही गेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा है। अब प्रस्तावना या उद्देशिका क्या होती है वह हम अध्ययन करते हैं। संविधान का प्रारंभ में प्रस्तावना, संविधान का जो प्रारंभ है वह प्रस्तावना से होता है। यह व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई। कहाँ से ली गई तो अमेरिका के संविधान से ली गई प्रस्तावना। जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान यानी कि यूनिवर्सल चार्टर संयुक्त राष्ट्र चार्ट से ली गई है। और उसी प्रकार प्रस्तावना का आधार जो है वह 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। बिल्कुल जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था, जो कि पारित नहीं हुआ था उस समय, फिर 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ गया था। उद्देश्य प्रस्ताव देखिए यहाँ उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है। प्रस्तावना में संविधान के उद्देश्यों का निर्धारण है, इसी कारण से संविधान का प्रतिबिंब या नीलपत्र कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। 1967 के गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद में मुख्य न्यायाधीश हिमायतुल्लाह ने, यानी कि जो 1967 में जो वाद आया था गोलकनाथ बनाम पंजाबवाद, उसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा था। इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिए क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। अब के मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। इम्पोर्टेंट है कि किसने जन्म कुंडली कहा है, प्रस्तावना को किसने जन्म कुंडली कहा है, तो के मुंशी ने कन्यालाल माणिकचंद मुंशी ने प्रस्तावना को भारत के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न की लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। वही भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों अनुच्छेद जो 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसको है जो संविधान की आत्मा कहा है। इम्पोर्टेंट है कि देखिए यहाँ गेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है। तो गेनविल ऑस्टिन जो थे उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा कहा है।
तो इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं साथियों कि राज्य की आत्मा, नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा किसने कहा? तो गेनियल ऑस्टिन ने। वही अनुच्छेद 32 को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो है संविधान की आत्मा कहा है। जबकि 1960 में बेरुवाड़ी यूनियनवाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। ठीक है, तो किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया? तो बेरुवाड़ीवाद यूनियनवाद, जो कि 1960 में था। जबकि 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरलवाद राज्य ने प्रस्तावना को संविधान का भाग घोषित किया गया तथा संसद को इसमें संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी। ठीक, तो इसी प्रकार इस बात का निर्णय 24 अप्रैल 1973 को आया था। तो इम्पोर्टेंट है ये डेट कि केशवानंद सबसे बड़ा वाद था ये, जिसमें 13 जजों की पीठ बैठी थी। यानी कि आज तक के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा वाद है, जिसमें 13 पीठ न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला किया था। इसी बात में मूल ढांचा या आधारभूत संरचना की अवधारणा का प्रतिपादन किया गया था। तो इसी प्रकार देखिए क्वेश्चंस बनेंगे प्रस्तावना से कि मूल ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किस वाद में किया गया था? तो केशवानंद भारती वाद में। मूल ढांचे की अवधारणा गत्यात्मक अवधारणा यानी कि निरंतर चलने वाली अवधारणा है। और 1994 की SR बोम्बैयावाद, 1994 में जो SR बोम्बैयावाद है उसमें प्रस्तावना को संविधान का विभिन्न अंग घोषित किया गया। तो संविधान प्रस्तावना को संविधान का अंग किस वाद में घोषित किया गया? तो 1994 के SR बोम्बैयावाद में। और प्रस्तावना में उल्लेखित उद्देश्यों को मूल ढांचा घोषित किया गया। और प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, जैसे हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संबंधवादी, तो इनको जो ये उद्देश्य है इनको मूल ढांचा घोषित किया गया। यानी कि कहना करते हैं कि प्रस्तावना में कोई संशोधित नहीं कर सकती जिसको मूल ढांचा घोषित किया गया है। जबकि SR ने संघात्मक शासन को भी संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। SR बोम्बैयावाद ने संघात्मक शासन को भी संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। प्रस्तावना में आज तक केवल एक बार संशोधित किया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट है कि प्रस्तावना में अगर प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ प्रश्न बनेंगे तो इसी प्रकार के बनेंगे कि प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया था। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 इम्पोर्टेंट है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में आज तक प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जिसमें एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, इंपॉर्टेंट है, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखें कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी अखंडता, ये 3 शब्द जो है संविधान जो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। और इसका प्रमुख उद्देश्य है, देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ते हुए समाजवादी और एकता और अखंडता व पंथ निरपेक्ष राज्य की स्थापना करना संविधान का मुख्य उद्देश्य घोषित किया गया। अब संविधान के कुछ देखते थे, कुछ क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं। संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा है? तो प्रस्तावना को आत्मा कहा है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए अभी इसमें ये ऐसे नहीं पूछा कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा, किसको कहा। तो एक नॉर्मली क्वेश्चन है, तो जो इसमें अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें राइट करना है। अब भीमराव अम्बेडकर ने भाग 3 के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। वही गेनियल ऑस्टिन ने संविधान के किस भाग को राज्य की आत्मा कहा है? तो भाग 4 को। अब प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दावली, यानी कि जो हमारे जो प्रस्तावना में उसमें कौन कौन से शब्द को कितनी बार उपयोग में लाया गया है। तो जैसे भारत शब्द का 2 बार में उपयोग हुआ है, और नागरिक का 1 बार उपयोग हुआ है, और व्यक्ति का 1 बार, और लोग का 1 बार। समता या समानता का 2 बार प्रयोग हुआ है, जिसमें अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। और इसी के साथ अनुच्छेद 19 में भी जो है अवसर और प्रतिष्ठा का उल्लेख किया गया है। न्यायालय 3 प्रकार का न्याय बताया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इंपॉर्टेंट है कि संविधान में कितने प्रकार के न्याय को बताया गया है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, ये इनको क्रमवार याद रखना जरूरी है। अब देखिए स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। विचारों की अभिव्यक्ति करना हमारा विश्वास है, यानी कि विचारों की अभिव्यक्ति ही विश्वास है। इस प्रकार याद रखिए आपकी विचारों की अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास और धर्म तथा उपासना, ये आप क्रम वाइज इसको याद रखिए। यानी हमें विचारों की अभिव्यक्ति करना जरूरी है ताकि विश्वास बनाए रख सके किस में? तो धर्म में। फिर हम उपासना करें या हम, तो इस प्रकार आप याद रखिए कि 3 न्यायालय बताए गए, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचारों की अभिव्यक्ति करना, विश्वास बनाए रखना धर्म में, और उपासना करना। फिर
अब देखिए 26 नवंबर 1949 को हम जानते हैं कि संविधान को आत्मार्पित किया गया यानी कि लागू किया गया था। तो उसी उसी दिन से हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन उसको बाद में फिर संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब देखिए तिथि अगर पूछे, दिनांक अगर पूछे तो तिथि अगर पूछे तो हिंदी माह में मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को ये संविधान लागू किया गया था। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को। अब देखिए संकल्प क्या होता है, जैसे व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यही जो है प्रस्ताव नाम में संकल्प लिया गया है। तो व्यक्ति की गरिमा बनाए रखना और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, यही इसमें संकल्प लिया गया है। अब देखिए जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को हम देख लेते हैं एक बार। जैसे हम भारत के लोग यानी कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना। हम भारत से अभिप्राय है यानी भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तथा समाजवादी पंथनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो क्रमवार इसको याद रखना जरूरी है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि इस प्रकार शॉर्ट ट्रिक आप याद कर सकते हैं, जैसे आ यानी कि अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित। अब देखिए सत्य, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकते हैं, सत्य कथन कीजिए कि अंगीकृत आपको अधिनियमित दे देगा पहले, फिर बाद में आपको अंगीकृत दे देगा। तो इस प्रकार आपको अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित ये इस प्रकार क्रम वाइज आपको याद रखना है। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व समाज संपन्न राज्य का क्या अर्थ होता है, यानी कि का शाब्दिक अर्थ होता है कि संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब सर्वोच्च शक्ति, यानी कि भारत अपनी संप्रभुता शक्ति सर्वोच्च होती है, यानी कि वह भारत स्वयं अपने फैसले लेता है, यानी उसके बाहरी कोई आंतरिक या बाहरी दबाव नहीं है भारत के अंतर्गत। जैसे कि आंतरिक शक्ति और बाहरी शक्ति, आंतरिक और बाहरी शक्ति मामलों में भारत स्वतंत्र है। भारत अपने आंतरिक एवं बाहर दोनों मामलों में स्वतंत्र है, किसी के नियंत्रण में कार्य नहीं करता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि भारत किसी के दूसरे देशों के अधीन रहकर कोई भी फैसला लेता है, ऐसा नहीं है। यानी कि भारत अपना पूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। देखिए समाजवादी से अभिप्राय है कि समाजवादी राज्य यानी कि 14वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। 44वें संविधान, यहाँ 44वें संविधान के लिए 42वें संविधान के लिए आप कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था ये। और इसमें समाजवादी का अर्थ होता है कि आय की समानता को दूर करना और नीति निर्देशक तत्व में भी विभिन्न प्रकार के जो है नीति निर्देशक तत्व को लागू करके आय की असमानता को दूर किया जा सकता है। समाजवादी, देखिए यहाँ हम समाजवादी को अच्छी तरह से कर लेते हैं। समाजवादी का अर्थ होता है कि राज्य उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों पर राज्य का स्वामित्व तथा आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो उत्पादन के जो भी साधन है उस पर जो है राज्य का स्वामित्व होना और आय की असमानता को दूर करना, यही समाजवादी जो राज्य का उद्देश्य है कि सभी को एक समान आय देना, जैसे महिला और पुरुषों में भेद नहीं करके सबको आय की असमानता को दूर करना। अब पंथ निरपेक्ष राज्य जो जोड़ा गया था उसका क्या अर्थ है, देखिए ये जो 42 संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे समाजवादी पंथ निरपेक्ष, जैसे पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है, जैसे धर्म तो एक संकुचित अवधारणा होती है, जबकि पंथ का विस्तृत होता है, का अर्थ विस्तृत होता है। जैसे निरपेक्ष यानी कि किसी का पक्ष न लेना, जैसे भारत है वो किसी धर्मों में अपना हस्तक्षेप नहीं करता, यानी भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों को समानता देता है। तो इस प्रकार भारत धार्मिक मामलों में निरपेक्ष है, इसका कोई राज्य धर्म नहीं है, यह सभी धर्मों के साथ समानता का व्यवहार करता है, यही पंथ निरपेक्ष की परिभाषा है। और लोकतांत्रिक गणराज्य यानी कि लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ होता है कि शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी बनाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाना, यही लोकतांत्रिक राज्य का अर्थ होता है। अब देखिए गणराज्य, यानी कि गणराज्य गणतंत्र यानी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भारत का जो है राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। यानी कि गणराज्य से अभिप्राय होता है कि भारत का जो राष्ट्र का जो प्रमुख अध्यक्ष होता है वह निर्वाचित होता है। अब वह निर्वाचित या तो प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन जैसे राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है वह जो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। यानी कि भारत के जो प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमुख पद है उस पर किसी वंशानुगत का अधिकार नहीं है, वह किसी भी जनता के द्वारा इलेक्टेड होता है। तो शासनाध्यक्ष यानी प्रधानमंत्री होता है, जबकि राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है।
इसी कारण हम गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र दिवस मनाने लगते हैं। जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। जैसे गणराज्य, यहाँ गणराज्य की परिभाषा दी गई है। देखिए कि गणराज्य से क्या अभिप्राय है, तो जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है उसे गणराज्य कहते हैं। तो भारत एक गणराज्य है क्योंकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, अर्थात भारतीय संविधान में वंशानुगत लक्षण नहीं है। जब राजेंद्र प्रसाद ने जो राष्ट्रपति प्रथम राष्ट्रपति बने थे उसी के बाद जो वंशानुगत इस पद समाप्त हो गया था। और देखिए हम आधारित है, तो भारत का संविधान लोकप्रिय संप्रभुता पर आधारित है क्योंकि जनता जो शक्ति होती है जनता में नहीं होती है। तो इस प्रकार साथियों आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और अगला जो नेक्स्ट वीडियो है हम लेकर आएंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद।